हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप सभी। और आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा, यहाँ मैं लिटरेरी टर्म्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कुछ अलग चीज़ें जो हैं वो होती रहनी चाहिए। तो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स समझाऊंगी और जितनी देर में मुझे लगता है लिटरेरी टर्म्स को समझाने में समय काफ़ी लगता है, तो मैंने आज 15 ही लिटरेरी टर्म्स ली हैं। तो एक एक करके मैं आपको लिटरेरी टर्म समझाती चलूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली लिटरेरी टर्म है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये हर लिटरेचर के पेपर में आती हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। जैसे कि आपको पता ही होगा कि भाई जो भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं या आने वाली हैं, सभी में ही ये लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों से मैं सोच रही हूँ कि मैं जून के फर्स्ट वीक से आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी, और लाइव जो है वो मैं आना शुरू करूँगी, जिसमें आप लोग को एक टाइम बता दिया जाएगा और उसमें हम लाइव सेशंस अपने जो हैं वो रखेंगे। इसमें बहुत लंबे लाइव सेशंस तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने भी होंगे तो लाइव सेशन में आप लोगों का रखूँगी। टाइम वगैरह सब आप लोगों को यूट्यूब पे बता दिया जाएगा कि कब से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं हर जो भी काम करती हूँ प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ करती हूँ, कोई भी चीज़ मैं हैपहैज़र्डली नहीं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो लिटरेरी टर्म है, it is a term, it refers to a story that starts from the beginning of the events. Its Latin term means from the beginning, the origin, the egg. Horace has used it in Ars Poetica, it is. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का मीनिंग है, इट्स अ लिटरेरी टर्म, ये एक लिटरेरी टर्म है। ये बताता है कि स्टोरी जो है वो इवेंट्स के बिगनिंग से बताती है। इसका ये लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग होता है शुरुआत से, यानी कि अंडे से। और हॉरेस ने इसे अपनी आर्स पोइटिका में यूज़ किया, हॉरेस जो कि एक लैटिन पोएट है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये लैटिन टर्म है कौन सी, तो हम बात करते हैं। ये जो लैटिन टर्म है हमारी, दैट इज़, हम लैटिन टर्म की बात करते हैं, ये कौन सी है, दैट इज़ अब ओवो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊं। अब ओवो, ओवो मीन्स हो गया ओवम से लिया गया है। ये टर्म कहाँ लिया गया है, ये टर्म ना एक रेफरेंस है, ये टर्म एक रेफरेंस है ट्विन एग, जिसमें से हेलेन का जन्म हुआ था। हेलेन आप जानते हैं, आप लोगों ने अगर पोएम भी पढ़ी हो, लेडा एंड स्वान, जिसमें दिखाया गया है लेडा जो कि मदर है हेलेन की, द हेलन ऑफ जो है ट्रॉय, जिसको मतलब ले गया था, जिसकी वजह से ट्रोजन वॉर हुआ था। लेडा जो है उसकी मदर, और स्वान, ज्यूज़ ने स्वान के रूप में अब उसको रेप किया था, उसके सिड्यूस करा था, बट शी इज़ द डॉटर ऑफ ज्यूज़ एंड लेडा। तो जिस एग से, वन ऑफ द टू एग्स जिसमें से उसका हेलेन का जन्म हुआ, उसके रेफरेंस में कहा गया। और एक एक कहानी शुरुआत से, अगर शी हैड शी नॉट बीन रेप्ड, हेलेन वुड नॉट हैव बीन बॉर्न एंड ट्रोजन वॉर वुड नॉट हैव हैपेंड, कि ट्रोजन वॉर जो है वो नहीं होता। तो शुरुआत से कहानी कही गई, तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अब ओवो। तो इसमें एक ही टर्म में कई क्वेश्चंस हो गए। हु गेव द टर्म अब ओवो, दैट इज गिवन बाय हॉरेस। When in which of the works Horace has given this term, तो दिया गया है Ars Poetica में। Ars Poetica, the next one is, चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question is, agitprop theatre, a well-known form in 20th century is। सबसे पहले अगर हम बात करें तो agitprop एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है जो बना है एजिटेशन प्लस प्रोपागेंडा से। एजिटप्रॉप बना है एजिटेशन प्लस प्रोपागेंडा से, और पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है ये एजिटप्रॉप, जो बना है एजिटेशन और प्रोपागेंडा से। इसका जो आंसर है वो ये है, दैट इज़ मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट
प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, कि भाई थिएटर को अपने प्रोपेगेंडा के लिए कम्युनिस्ट ने यूज़ किया या मार्क्सिस्ट ने यूज़ किया, दैट इज़ नोन एज एजिटप्रॉप थिएटर। ये 20वीं सेंचुरी में आया था, जिसमें थिएटर को एक माध्यम बनाया गया था अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को का प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो एजिटप्रॉप एक पोर्टमोंट्यू वर्ड है जो कि एजिटेशन और प्रोपेगेंडा से मिलकर बना हुआ है। Now the next one is analepsis is commonly referred as, अगर हम lapse जो word ही है, lapse का मतलब होता है that's time, ठीक है, प्रोलैप्सिस, एनालिप्सिस। तो लैप्स मीन्स होता है टाइम। जैसे मूवीज़ वगैरह में अगर कहानी कभी बीच से शुरू होती है तो पिछली कहानी फ्लैशबैक में चलती है, तो फ्लैशबैक को कहा जाता है एनालिप्सिस। एनालिप्सिस इज़ फ्लैशबैक, कि पीछे चलती है कहानी, तो दैट इज़ नोन एज फ्लैशबैक। The next one is the soldier fights for glory and a shilling a day. Here the figure of speech is. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स जो है वो ग्रीक टर्म से लिया गया, जिसका मतलब होता है लैडर, और इसमें होता है कि छोटे छोटे स्टेप लेकर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। और एक होता है एंटी क्लाइमैक्स, कि ऊपर आते हैं और फट देनी नीचे चले आते हैं, दैट इज़ नोन एज एंटी क्लाइमैक्स। अब हमने यहाँ पर बात करी द सोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी, यहाँ ऊपर गया जो हमारा एक्शन था दैट वेंट अपवर्ड्स, कि एक सोल्जर जो है वो ग्लोरी के लिए, शान के लिए लड़ता है, अब फिर एकदम से फट देनी नीचे आए एंड अ शिलिंग, और एक एक सिक्के के लिए लड़ता है। तो दैट पर जब हम एक्शन अपवर्ड पे जाए और फट नीचे गिरे एकदम से ही, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंटी क्लाइमैक्स। The bard, the iron lady, the king and are the examples of literary term it is. एक चीज़, एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, मोस्टली सभी नहीं पढ़ रखा है, मेटोनमी। मेटोनमी इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच जिसमें नाम चेंज कर देते हैं, उसी का इट्स अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ मेटोनमी। ये होती है एंटोनोमेशिया। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ न्यू नेम, ठीक है। अब इस एंटोनोमेशिया का मतलब होता है कि कोई एपिथेट यानी कि कोई एडजेक्टिव या फ्रेज यूज़ करना बजाय प्रॉपर नाम के, एक इन प्लेस ऑफ a proper noun, in place of a proper noun, an epithet or a phrase in place of a proper noun, when an epithet or a phrase is used, it is known as एंटोनोमेशिया। तो एंटोनोमेशिया का मतलब होता है, ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है टू कॉल बाय अ न्यू नेम। और ये जो है जैसे बार्ड ऑफ एवॉन जो है आप फ्रेज यूज़ कर रहे हैं शेक्सपियर के लिए, द आयरन लेडी, द किंग, और यहाँ पर आप एडजेक्टिव्स यूज जब कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है एंटोनोमेशिया। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेटोनमी वेयर द वर्ड इज चेंज्ड, जहाँ पर चेंज कर दिया जाता है प्रॉपर नेम की जगह। आप कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, कोई फ्रेज़ यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि द मेड ऑफ ऑर्लीन्स जो है वो जोन ऑफ आर्क को कहा जाता है। द मेड ऑफ ऑर्लीन्स जोन ऑफ आर्क को कहा जाता है। तो इसी तरीके से जब आप कोई फ्रेज़ या कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एंटोनोमेशिया। Bardolatry is the worship particularly when considered excessive of। सबसे पहले अगर हम बात करें तो bardolatry जो बना है बार्ड प्लस एड्यूलेशन, इसका मतलब होता है बार्ड की तारीफ, ठीक है। बार्ड कहा जाता है शेक्सपियर को। ये जो टर्म है बार्डोलेट्री ये दिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने।
ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये टर्म दिया है बार्डोलेट्री। बार्डोलेट्री जो बना है बार्ड प्लस एड्यूलेशन से, यानी कि बार्ड की एक्सेसिव तारीफ। और बार्ड किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को। तो एक्सेसिव तारीफ शेक्सपियर की को कहा जाता है बार्डोलेट्री। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मेरे ख्याल से ये तो अब आपको याद हो गया होगा। What is described as a morbid and provocative treatment of death and disease? ये आजकल का बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है फीचर है, जिसे ब्लैक ह्यूमर कहा जाता है। जब मृत्यु का, बीमारी का एक अजीब ही तरह से मजाक उड़ाया जाता है, उसे जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है उसमें सिंपैथेटिकली ना देखकर उसको जब एक मजाक की तरह उपस्थित किया जाता है, इवन जो देखने वाले को भी ये समझ में नहीं आता वेदर इट्स अ कॉमेडी और ट्रेजेडी, तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड ब्लैक ह्यूमर। ये जॉनरा अभी आजकल काफ़ी फेमस है, जो वेब सीरीज़ में दिखाते हैं या आप उसमें देखते हैं कि जहाँ पर जो द थिंग, ये ब्लैक डार्क कॉमेडीज से अलग है। ब्लैक ह्यूमर समटाइम इट बिकम्स सो नास्टी कि हम इसको देख भी नहीं पाते हैं, जहाँ मृत्यु और बीमारी का एक चित्रण इस प्रकार घृणात्मक चित्रण किया जाता है, दैट इज नोन एज ब्लैक ह्यूमर। इट्स ब्लैक ह्यूमर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who coined the term black humor? ये टर्म कौन लेकर आया? तो ब्लैक ह्यूमर तो मैंने आपको बता दिया, दिस टर्म इज गिवन बाय आंद्रे ब्रेतन। आंद्रे ब्रेतन के द्वारा ये टर्म दी गई है ब्लैक ह्यूमर। Saturn in Milton's Paradise Lost and Heathcliff in Emily Bronte's Wuthering Heights are the examples of. Let's talk about, इसे कहते हैं bionic heroes. ये bionic heroes क्या होते हैं? The concept of bionic hero was given by Payan. एक ऐसा हीरो जो हीरो जैसी क्वालिटी बिल्कुल पजेस ना करता हो, जो डरता हो, जिसका अपना एक ब्लैक पास्ट हो, एक डार्क सीक्रेट छिपाए हुए हो और रिबल हो, उसे क्या कहते हैं? बायोनिक हीरो। एक बायोनिक हीरो एक्सेसिव, वेन, रिबल, विच हु हैज सम डार्क सीक्रेट, दैट इज नोन एज बायोनिक हीरो। तो बायोनिक हीरो जो है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लॉर्ड बायन ने। और अगर हम ये पढ़ें कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न कैसा है, ही इज अ बायोनिक हीरो, क्यों? रिबल है, बहुत ज़्यादा जो है, ही हैज़ अ डार्क पास्ट, एक्सेसिवली जो है वो वेन है, बहुत घमंडी है। तो हीरो वाली कोई क्वालिटी नहीं है। दैट्स वाई सैटर्न इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड हीथक्लिफ इन एमिली ब्रॉन्टे's वुथरिंग हाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोनिक हीरो। Now the next one is the term code hero is associated with. अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोगों ने सभी ने मूवीज़ में और उसमें देखा होगा कि जो कोड हीरो है, कोड हीरो का मतलब क्या होता है? कोड हीरो का मतलब होता है एक ऐसा हीरो, देखिए, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे पाथ को फॉलो करता है, हमेशा सही होता है, हमेशा अच्छा होता है, चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करता है। ऑफन अक्सर ऐसे संसार में जहाँ पर केओटिक सिचुएशन है, जहाँ पर वो पेनफुल है, और वह वहाँ पर अपने सिद्धांतों को रखता है। जैसे आप सीरियल्स में देखें, अच्छे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, हीरोइंस हैं इतनी अच्छी हैं कि कई बार जी में आता है कि यार इतनी अच्छी हैं, कई बार मतलब मन करता है कि हम ये कैरेक्टर्स हैं, क्या रियलिटी में कोई इतना अच्छा हो सकता है? क्योंकि जो रियल है, रियलिटी में जो हम इंसान होते हैं, ना तो हम बहुत अच्छे होते हैं और ना हम बहुत बुरे होते हैं। वी आर द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड, ग्रे क्वालिटीज़ होती हैं।
तो ये जो हीरो होता है हर परिस्थिति में बढ़िया, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ के और सीरियल्स की जो बहुएं टाइप देखी होंगी, जो सब कुछ सहती रहेंगी और उसके बाद भी जो है वो अच्छी बनी रहेंगी, तो इन्हें कोड हीरो बेसिकली जो कहते हैं कि अ मैन हु लिव्स करेक्टली ऑफन इन दिस वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ केओस एंड पेन, उसे क्या कहा जाता है? कोड हीरो। और वो जो कोड हीरो है इसका कॉन्सेप्ट दिया है हेमिंगवे ने। द कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय हेमिंगवे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स क्या है? तो ये कॉन्स जो है दैट्स अ लिरिक पोएम ऑफ फेयरवेल, कि फेयरवेल पे जो लिरिक पोएम गाई जाती है दैट इज नोन एज कॉन्स। It's a song of mourning. It's sung in praise of a dead person. It is sung only over the corpse. It differs from threnose or dirge, which can be sung anywhere. एक बात करते हैं, एक थ्रेनोज और डायर्ज भी मृत्यु सॉन्ग होते हैं, विलाप गीत होते हैं। ये कहीं भी गाए जा सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे डेड बॉडी वहाँ हो या ना हो, कि एक मृत व्यक्ति की याद में जो शोक गीत होते हैं थ्रेनोज और डायर्स, दे कैन बी संग एनीवेयर। लेकिन जो एक ये वाला जो पूछा है कि ये एक ऐसा मॉर्निंग विलाप का सॉन्ग होता है जो व्यक्ति की तारीफ में गाया जाता है, लेकिन तब जब उसकी जो बॉडी है वो सामने रखी हो, कॉप्स पे गाया जाता है, और ये थ्रेनोज और डायर्स से अलग है। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे सॉन्ग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एपिसेडियम। एपिसेडियम वो सॉन्ग है जो कॉप्स के सामने ही गाया जाता है उस व्यक्ति की प्रशंसा में। A type of comedy designed to provoke the audience to simple, hearty laughter, belly laughs। इसका समझिए कि जब एक ऐसी कॉमेडी जो पेट पकड़ पकड़ के हंसने को मजबूर कर दे, उसे क्या कहते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जैसे फार्स है, टेमिंग ऑफ द श्रू, शेक्सपियर का प्ले है, तो वो एक फार्स है। इसके अलावा और भी जो भी कोई भी आप ऐसी मूवी देखते हैं जिसका कोई सिर पैर हो या ना हो, लेकिन पेट पकड़, आज भले ही टेमिंग ऑफ द श्रू को फार्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन आज से जब कई सौ साल पहले जब वो प्ले हुआ था तो दैट वाज कंसिडर्ड अ फार्स। आज नहीं आता क्योंकि फेमिनिस्ट उसके ऊपर विरोध करते हैं। तो जिसमें ये 12th नाइट है, तो ये जो है ये फार्स हैं, पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाले। तो इसको जो है फार्स जो है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाया जाता, सिर्फ हंसने के लिए, बहुत पेट पकड़ पकड़ के हंसने के लिए होता है, दैट इज बेसिर पैर के जो कॉमेडी होती है, दैट इज नोन एज ब्लेक्स द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज ऑफन साइटेड एज अ प्रीकर्सर ऑफ। ब्लेक की मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो है उसे किस चीज का प्रीकर्सर कहा जाता है? तो उसे प्रीकर्सर कहा जाता है ग्राफिक नैरेटिव का। ग्राफिक नैरेटिव आप ऐसे समझिए जैसे कॉमिक्स होती हैं जिनमें जो ये एक फ़ोटो बनी रहती है और उसके नीचे जो हैं वो डायलॉग्स लिखे रहते हैं। तो जो कॉमिक एक बिग साइज़ कॉमिक की तरह मान लीजिए, तो ग्राफिक नैरेटिव, इसमें ग्राफिक मतलब जो इसमें पिक्चर्स बनी रहती हैं और नैरेटिव मतलब उसमें कहानी होती है। तो ब्लेक की जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है वो ग्राफिक नैरेटिव का एग्जाम्पल, ये प्रीकर्सर जो है वो मानी जाती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रेडरिक श्लेगल इंट्रोड्यूस्ड। फ्रेडरिक श्लेगल जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने आयरनी का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? आयरनी जो कि आप सब जानते ही होंगे, आयरनी का मतलब होता है कि इंटेंडेड जो मीनिंग होता है दैट इज़ डिफरेंट, और जो मीनिंग सामने दिख रहा है दैट इज़ डिफरेंट। तो उन्होंने इसमें फ्रेडरिक श्लेगल ने कॉन्सेप्ट जो दिया है, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है रोमांटिक आयरनी का। उनका कॉन्सेप्ट है
उन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक आयरनी। तो आज के लिए ये लिटरेरी टर्म्स इतनी ही। अगर आपको ये लिटरेरी टर्म्स अच्छी लगी तो बताइएगा, और ऐसे ही नई नई कॉन्सेप्ट्स, नए लिटरेरी टर्म्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।